स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर सबसे बड़ी खबर के साथ के सामने मोदी पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब सरकार बनाने को लेकर जारी प्रयासों में जबरदस्त तरीके का झोल नजर आ रहा है। दोस्तों बताएंगे कैसे चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंचे जनता दल यूनाइटेड के दो बड़े नेता, उसके बाद जब वापस लौटे हैं दोस्तों तो अचानक से अमित शाह को भी आज बिहार का चक्कर लगाना पड़ रहा है। बताएंगे कैसे नीतीश कुमार पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर दौरा करने के लिए, तो भाजपा के नेता का मुंह तक लटका हुआ था दोस्तों। और क्या सम्राट चौधरी को टाटा अलविदा बाय बाय बोलने जा रही है बीजेपी, बताएंगे इसके पीछे बड़ा कारण समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दो पोस्ट को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में खींचतान चल रही है दोस्तों। और आज इस्तीफा देंगे क्या नीतीश कुमार से भी लेकर नई जानकारी सामने आई है। साथ साथ अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे प्रशांत किशोर ने पूरे विपक्ष को एकजुट होकर वोट चोरी का विरोध करने का ऐलान करवाया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, बताएंगे कैसे बिहार के असर के कारण महाराष्ट्र के अंदर अस्थिर होती जा रही है भाजपा सरकार, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जब तक नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता तब तक नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर लगातार सस्पेंस जारी है, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतीश कुमार को पोस्ट से हटा सकती है, बड़ा धोखा दे सकती है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में एनडीए सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी है दोस्तों। ऐसे में विधायक दल की बैठक पहले 18 तारीख को यानी बीते दिन बुलाई जाने वाली थी, लेकिन अब इसे एक दिन टाल दिया गया है। 19 तारीख को यानी आज बुलाया गया है। आज सुबह 10 बजे के आसपास बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय स्थित अटल सभागार में यह बैठक होगी दोस्तों। और जो दावा किया गया था कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर अपना इस्तीफा 17 तारीख को यानी 2 दिन पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको बीजेपी पर भरोसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को ही नेता चुना जाएगा, इसीलिए फैसला लिया गया। और नीतीश कुमार ने कहा कि वो 17 तारीख को नहीं बल्कि 19 तारीख को निर्णय लेंगे, यानी आज नीतीश के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यालय पर 10 बजे के आसपास सुबह में बैठक बुलाई है दोस्तों। और विधायक दल की इस बैठक में नेता चुन लिया जाएगा, नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग जाएगी। और एनडीए गठबंधन के विधायक दल की बैठक 3:30 बजे के आसपास दोपहर में होने वाली है दोस्तों। और जैसे ही मोहर लगेगी उसके बाद नीतीश कुमार सीधा जाएंगे राज्यपाल को अपना इस्तीफा देने के लिए, यानी वो इस्तीफा तो पहले भी दे सकते थे लेकिन बीजेपी पर भरोसा नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार 3 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए गठबंधन के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को ही नेता चुना जाएगा या फिर और कुछ खेला करने की तैयारी चल रही है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों क्योंकि अचानक से जनता दल यूनाइटेड के दो वरिष्ठ नेता ललन सिंह और संजय झा, जिन पर आरोप लगता है कि ये लोग नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड को कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होगा तो इन दोनों का होगा, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में इनकी अच्छी खासी बातचीत है दोस्तों। संजय झा तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के काफी करीबी है दोस्तों। ऐसे में संजय झा और ललन सिंह के अचानक से दिल्ली पहुंचने के बाद चर्चा यह है कि अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई है दोस्तों। और आज अचानक से अमित शाह का भी बिहार का दौरा होने जा रहा है। जो अपडेट है उसके अनुसार कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले अमित शाह आज बिहार पहुंच जाएंगे बुधवार को, और आज और कल मौजूद रहेंगे बिहार में और शपथ पूरा करवा कर जाएंगे दोस्तों। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो अमित शाह के अंतर्गत ही हो पाएगा, यानी अमित शाह एक बड़ी तैयारी के साथ बिहार में आते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 3 बजे जब तक नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री पद पर घोषित नहीं किया जाता तब तक जरूर कोई ना कोई बड़े गेम होने की आशंका है बिहार के अंदर, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार इस बात को लेकर पूरी तरीके से अडिग हो गए हैं कि केवल एक ही उप मुख्यमंत्री होगा बीजेपी की तरफ से, यानी पहले 2 उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इस बार केवल एक बनाया जाएगा। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने आइडिया के साथ आगे बढ़ रही है और कोई भी बड़ा झोल नहीं करने वाली है, यानी नीतीश कुमार को पोस्ट से नहीं हटाने का मन बना चुकी है, तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी एक जो उप मुख्यमंत्री बनाएगी वो कौन से समाज का बनाएगी दोस्तों। ऐसे में बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। केशव प्रसाद मौर्य और साध्वी रंजन ज्योति को बिहार में बीजेपी का पर्यवेक्षक बनाया गया है दोस्तों। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा और ललन सिंह की आपस में बातचीत हुई थी। इसके बाद बीजेपी ने अपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साध्वी रंजन ज्योति को बिहार में बीजेपी का पर्यवेक्षक बनाया है दोस्तों। और बीजेपी के पर्यवेक्षकों से एक बात समझ में आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कौन से समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अगर आप पुराना उदाहरण देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को हटाने के लिए और भजन लाल शर्मा को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनाथ सिंह को भेज दिया था, क्योंकि राजनाथ सिंह राजपूत समाज के नेता है दोस्तों और वसुंधरा राजे से बड़े नेता है। ऐसे ही जब किसी समाज के बड़े नेता को बीजेपी को हटाकर किसी दूसरे को बनाना होता है तो भारतीय जनता पार्टी उस नेता के ही समाज के किसी बड़े व्यक्ति को भेजकर घोषणा करवाती है दोस्तों। ऐसा दिल्ली में देखने को मिला था, जहां पर बीजेपी ने एक बड़े जाट समाज के नेता को भेजा था ताकि रेखा गुप्ता का नाम आगे किया जाए तो प्रवेश वर्मा कोई विरोध ना करे। प्रवेश वर्मा खुद जाट समाज से आते हैं दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि केशव प्रसाद मौर्य को भेजा जा रहा है, तो यह साफ तौर पर सम्राट चौधरी, जो सम्राट मौर्य के नाम से भी जाने जाते हैं, तो अब उनको टाटा अलविदा बाय बाय बोलेगी भारतीय जनता पार्टी और उनकी जगह किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। साध्वी रंजन ज्योति को भेजने का भी यही कारण है दोस्तों। अगर आप भी मानते
मानते हैं कि ये जो बीजेपी का पुराना पर्यवेक्षकों को नियुक्त करके किसी वरिष्ठ नेता को हटाकर किसी दूसरे को नियुक्ति देने का मामला है, उससे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी इस बार सवर्ण समाज के किसी उप मुख्यमंत्री के साथ आगे बढ़ने वाली है। तो जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें जब बिहार के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे दोस्तों, उस वक्त एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में प्रशांत किशोर से पूछा गया था कि आपको क्या लगता है राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ जो जोरदार तरीके का मोर्चा खोल रहे हैं, क्या आप लोग भी एसआईआर का विरोध करते हैं? तो इस पर प्रशांत किशोर गोल घूम घूम कर बयान देते हुए कह रहे थे कि अगर मान लीजिए कि 10% लोगों का नाम काट भी दिया गया, 5% लोगों का नाम काट भी दिया गया, तब भी जो 95 लोग बचे हुए हैं बिहार के अंदर वो एनडीए गठबंधन को हराएंगे। उनको इतना ज्यादा विश्वास था दोस्तों। लेकिन अब जब चुनाव के नतीजे आए और उनकी पार्टी सही से लॉन्च भी नहीं हो पाई, तो उसके बाद प्रशांत किशोर के बयान में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमको सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। इस तरीके के जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, खासकर वोट चोरी के मामले और उसके बाद एसआईआर से जुड़े मामले, तो उस पर आंदोलन खड़ा करना चाहिए, यानी विपक्ष को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। और आप प्रशांत किशोर के बयान से एक बात समझ में आ गई है दोस्तों कि जो लोग चुनाव के टाइम में राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे और खुद एक इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को चुनाव के बाद समझ में आ गया है कि राहुल गांधी कौन सा असली मुद्दा उठा रहे थे, जिस पर ये लोग विपक्ष में होकर भी ध्यान नहीं दे रहे थे और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कमतर दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि अंततोगत्वा विपक्ष की सारी पार्टियों को इस कोर मुद्दे पर आकर एकजुटता दिखानी ही पड़ेगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के एसआईआर का कांग्रेस शुरुआत से ही विरोध कर रही है। अब कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली निकालने जा रही है दोस्तों। रैली दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। रैली का ऐलान एसआईआर पर कांग्रेस की बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया। दरअसल एसआईआर वाले राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कई सारी बातें अपनी रखी दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव आयोग ने काम किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर सभी पार्टियों को आगाह किया कि वह एकजुटता के साथ एसआईआर वाले मामले पर किसी भी तरीके के वोट चोरी का विरोध करे, और केसी वेणुगोपाल भी इसी तरीके का बयान देते दिखाई दिए दोस्तों। अब देखना यह है कि एसआईआर को लेकर जो एक बड़ा आंदोलन बुलाया जा रहा है, एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, वो किस प्रकार कितनी प्रचंड होगी, जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कम सीटें लाने के बावजूद अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो सबसे बड़ा झटका अगर किसी नेता को लगेगा दोस्तों, तो वो है एकनाथ शिंदे। यानी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के पोस्ट पर हुआ करते थे। कम सीटों के बावजूद बीजेपी ने उनको एक ऑफर दिया था और एक अवार्ड दिया था कि उन्होंने क्योंकि शिवसेना को तोड़ दिया तो बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बना दिया गया दोस्तों। लेकिन जब चुनाव खत्म हुए और दोबारा शिंदे चुनकर आए, तो फिर शिंदे की पार्टी को अलग थलग करके बीजेपी ने खुद का मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में शिंदे के साथ एक तरीके से बीजेपी ने धोखा किया। नाम लिया शिंदे का, चुनाव लड़ा, मराठी समाज के लोगों ने बीजेपी को जमकर वोट किया, उसके बाद शिंदे को हटा दिया गया दोस्तों, अलग थलग कर दिया गया। इसी बात को लेकर शिंदे में एक जबरदस्त नाराजगी है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के 20,000 शिव सैनिकों और 55 शाखा के प्रमुखों ने अपना इस्तीफा दे दिया। 246 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ी अपडेट है। 2 दिसंबर को मतदान होने वाला, उससे पहले शिंदे की पार्टी में जोरदार तरीके की फूट पड़ गई दोस्तों, और शिंदे को अब ये बात खटकने लगी है। और शिंदे के समर्थकों ने साफ तौर पर बोला है कि शिंदे अब कमजोर हो चुके हैं, उनकी बातें सरकार में नहीं सुनी जा रही है। और देवेंद्र फडणवीस जैसे बीजेपी के नेता एकदम शिंदे को इग्नोर कर रहे हैं, कोई छुटवैया नेता समझ रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि शिंदे के पास अब कोई रास्ता नहीं है अपने समर्थकों को मनाने का। तो अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और यही बड़ा कारण था दोस्तों कि बीते दिन जब महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, तो शिंदे गुट का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा, जो बीजेपी पर दबाव बनाने की राजनीति के तहत किया गया था दोस्तों। इस मामले को लेकर लगातार चर्चा जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि शिंदे ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन को एक और तगड़ा झटका दिया दोस्तों। खबर ये सामने आती है कि महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर नासिक जिले के येवला के अंदर सत्तारूढ़ महायुति के भीतर ही दरार देखने को मिली दोस्तों। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने नगरपालिका परिषद चुनाव में विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। यह राजनीतिक समीकरण चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि महायुति सरकार में शिवसेना, भाजपा, अजित पवार की एनसीपी सहयोगी दल है, जबकि शरद पवार की एनसीपी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सीपीआई यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 29 नवंबर को 1000 किलोमीटर लंबी बांग्ला बचाओ यात्रा शुरू करने जा रही है। पार्टी का दावा है कि यह यात्रा राज्यव्यापी होगी और इससे तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के तहत अन्याय, लूट और व्यवस्थित लोकतांत्रिक शरण का पर्दाफाश होगा। और सीपीएम ने कहा कि यह यात्रा बीजेपी के साथ नेतृत्व वाले केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ होगी, जिसके कारण बंगाल के अंदर बुरे हालात बने हुए हैं। लोकतंत्र का विनाश हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कभी बहुत मजबूत रहे
वामपंथी दल अब चुनावी प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सीपीएम को उम्मीद है कि यह अभियान उसके कार्यकर्ताओं को फिर से ऊर्जा भरेगा और वह मतदाताओं से जुड़ेंगे। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक कठिन राजनीतिक दौर के लिए मंच तैयार होगा। 29 नवंबर से 17 दिसंबर तक चलने वाला ये यात्रा उत्तर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के तूफानगंज से शुरू होकर 24 परगना क्षेत्र तक पहुंचेगा दोस्तों। यानी अगर वाम मोर्चा इस बार भी अच्छे से चुनाव लड़ता है तो फिर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा और बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। भाजपा चाहती है कि इस बार का चुनाव केवल द्विपक्षीय चुनाव होना चाहिए, एक तरफ टीएमसी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए। लेकिन अगर ये त्रिकोणीय मुकाबला बन जाता है तो उत्तर बंगाल की कई सारी सीटों पर लेफ्ट पार्टी वोट काटेगी और ये नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। अगर बीजेपी को बंगाल में सरकार बनाना है तो उनको उत्तर बंगाल के अंदर सारी सीटों पर एक तरफा स्वीप करना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण बंगाल, कोलकाता और डायमंड हार्बर क्षेत्र के अंदर बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो एक ही विकल्प है उत्तर बंगाल का, जहां पर लेफ्ट पार्टी फिर से एक्टिव हो रही है, जो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार जबरदस्त तरीके का मुकाबला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार का चुनाव जीतने के बाद अति उत्साहित नजर आ रहे हैं, जबकि बंगाल में लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस अपनी पुरानी ताकत रखती है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस तो आज तक बीजेपी के सामने एक भी चुनाव नहीं हारी है। तो आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां 55 दिनों तक खुली हवा में रहे, लेकिन फिर उनको जेल भेज दिया गया। इस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल हुआ ये कि दो पैन कार्ड रखने के मामले पर आरोप लगाते हुए आजम खान को 55 दिन खुली हवा में सांस लेने के बाद अब रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी है दोस्तों। कोर्ट ने इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता की मुश्किलें बढ़ा दी और समाजवादी पार्टी इस पर भड़क गई है दोस्तों। आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अब राम गोपाल यादव के साथ मिलकर आजम खान को दी गई सजा की जमकर आलोचना की है। 2 पैन कार्ड मामले में जो कार्रवाई हुई है दोस्तों, ये अनोखे तरीके की ही की गई कार्रवाई है दोस्तों। इस पर राम गोपाल यादव प्रतिक्रिया देते हैं। वो कहते हैं कि आजम खान के खिलाफ लगातार साजिशें चल रही है और बड़े लोग साजिश में शामिल हैं। जो फैसला लेते हैं उनसे अलग से बात करे तो कहते हैं कि हम पर बहुत ज्यादा दबाव है, यानी जज लोग कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव है, उनको ऐसे निर्णय देने पड़ते हैं। यानी सोचिए दोस्तों, 2 पैन कार्ड रखने के मामले में उनको सजा दी जा रही है और ऐसे कई लोग हैं जिनके पास 2 पैन कार्ड होते हैं, अलग अलग तरीके के 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं उनको दोषी माना जाना चाहिए। यानी जो वेरीफाई करके बनाने देते हैं लोगों को 2 पैन कार्ड। अगर आप भी मानते हैं कि अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिसने बनाया है उसको तो केवल पेनल्टी लेकर छोड़ देना चाहिए, जेल तो उनको भेजना चाहिए जो लोग सही से वेरीफाई नहीं कर पा रहे डॉक्यूमेंट। और तू कहिए कि कई बार पैसा लेकर ऐसा करते हैं, डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार चुनाव हारने के बाद प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है दोस्तों, शपथ ग्रहण वाले दिन जनसुराज पार्टी के लोग बीजेपी के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 20 नवंबर को यानी कल मौन उपवास करेंगे दोस्तों और अपना विरोध जताएंगे। दरअसल खबर यह है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि हार के प्रायश्चित के तौर पर वह भितरवा गांधी आश्रम में 1 दिन का मौन उपवास रखेंगे और 20 नवंबर को ही बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। जनसुराज पार्टी ने कहा कि जिनको भी लगता है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, वह लोग 20 नवंबर को हमारे साथ मौन व्रत पर बैठ सकते हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एनडीए का जिक्र करते हुए उनको शुभकामनाएं देते हुए कि मुझे कई सारी सीटों पर विश्वास नहीं हो रहा। जनसुराज पार्टी को 0 सीट और 3% वोट मिला है। राज्य में 243 सीटों में से 238 पर जनसुराज चुनाव लड़ी दोस्तों और 5 उनके लोग पहले ही बीजेपी में भाग गए थे। और इस पूरे मामले पर जनसुराज पार्टी के लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जा रही है, खासकर जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो इतनी जल्दी बिहार छोड़कर जाएंगे नहीं। बिहार में लगातार उनका प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा था कि मैं बिहार को 7 साल दे रहा हूं, यानी पहले टोटल 10 साल की बातें करते थे, क्योंकि 3 साल उनके बीत चुके हैं तो बचे हुए 7 साल भी वो बिहार के अंदर देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार के वो बदलेंगे नहीं तब तक बिहार में संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे में 7 साल और भी आंदोलन और संघर्ष करने को तैयार है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात में कांग्रेस पार्टी अब जबरदस्त तरीके से मैदान में उतरने जा रही है। दरअसल खबर यह है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी निकालेगी जन आक्रोश यात्रा। गुजरात में 4 जोन से निकलने वाली इस यात्रा की शुरुआत 21 नवंबर को होगी। यात्रा का समापन गांधीनगर में होगा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ही आंदोलन से ही लोगों के बीच में कनेक्ट बनाया जा सकता है और भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की सबसे सफल यात्राओं में से एक थी और यही बड़ा कारण था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश ने अप्रत्याशित नतीजे दिए, बल्कि भारत के अंदर 240 पर बीजेपी आकर सिमट गई, जो बीजेपी
400 का नारा दे रही थी। ऐसे में जनता से रिलेशन बनाना, जनता से बातचीत करना, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है जनता से समर्थन इकट्ठा करने का। दोस्तों इसीलिए जरूरी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सभी लोग लगातार यात्राओं पर बने रहे, जनता से संपर्क साधते रहे। इसी से जनता का भी भला होगा और कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को दूर तक फैलाने का एक बड़ा मौका भी रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने 100 का खेल खेला है, यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से एक वीडियो, एक तस्वीर जारी की गई है। दोस्तों इस तस्वीर में तारकिशोर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री 1,255 वोट इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही सुरेंद्र मेहता बीजेपी के नेता को 1,343 वोट मिलता है। संजय कुमार पांडे को 1,44,000 वोट मिलता है दोस्तों, और ऐसे ही रंजन कुमार को 1,470 वोट मिलता है। ऐसे ही आप देखेंगे तो संजय कुमार को 1,485 वोट मिलता है और जीवेश कुमार को 1,496 वोट मिलता है। रोहित पांडे को 1,770 वोट मिलता है और राहुल रुजन को 1,487 वोट मिलता है। यानी इसमें नेता कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 26,000, कोई 21,000, कोई 47,000, कोई 13,000 के बड़े अंतर से चुनाव जीत रहा है। एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि जो आंकड़े आजकल सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति अपना रही है और जो अब धीरे धीरे करके कोइंसिडेंस निकाल कर लेकर आ रहा है विपक्ष, ये सवाल और ज्यादा धीरे धीरे करके गहराएंगे, क्योंकि कई सारे बीजेपी के नेता हैं जिनके जीतने का नंबर या फिर यूं कहिए कि टोटल जो नंबर है वो आपस में ही इर्द गिर्द ही दिखाई देता है। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर एक बहुत बड़ा खेला है? इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल लगातार जारी है और विपक्ष के लोग कई सारे अन्य मुद्दे भी उठा रहे हैं। अपनी राय जरूर लिखता चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 15 साल से महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में बीजेपी एक तरफा चुनाव हार जाती है। फिर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को 3 महीने ढील दिया जाता है और माई बहन योजना का पैसा महिलाओं के खाते में पहुंचा दिया जाता है। जब महिलाओं के खाते में लगातार 3 महीने तक पैसे पहुंचते हैं दोस्तों, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर चुनाव करवाया जाता है और वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन की ओर से ये बातें बोली गई है। सबको पता है दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को जब तगड़ा झटका लगा तो इन्होंने एक मैनेजमेंट किया और उसी मैनेजमेंट का यह नतीजा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जो अमूमन हर 5 साल पर एक साथ हुआ करते थे, उसको बदल दिया गया। पहले हरियाणा करवा लिया गया, उसके बाद महाराष्ट्र करवा लिया गया दोस्तों, और कारण वही था कि लोगों तक पैसे पहुंचाने थे, महिलाओं को 2-3 महीने के पैसे देने थे ताकि एक तरफा स्वीप हो जाए। बिहार के अंदर भी पैसे बांटे गए और महाराष्ट्र में भी पैसे बांटे गए। सवाल यह है दोस्तों कि क्या चुनाव आयोग को कुछ नजर भी आ रहा है या फिर चुनाव आयोग इन मामलों को एकदम इग्नोर करके ये समझकर चल रहा है कि विपक्ष के लोग बेवकूफ है? अगर आप भी मानते हैं कि सत्ताधारी पक्ष के लोग अगर इस तरीके से पैसा बांटेंगे, बीच चुनाव में पैसा बांटेंगे, तो इससे दयनीय स्थिति क्या हो सकती है और चुनाव का तो फिर कोई औचित्य बचेगा ही नहीं। जो लोग सत्ता में है उन लोगों के पास पूरी पावर होगी कि वे लोग पैसे बांटे और सरकार बनाए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी करने की तैयारी चल रही है दोस्तों, और इसीलिए जरूरी है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को इस मामले पर पहले ही काउंटर तैयार रखना पड़ेगा। यानी उनको एक ऐसी विचारधारा या फिर ऐसा मुद्दा उठाना पड़ेगा जिसके आगे ये सब कुछ फीका पड़ जाए। इसके लिए जरूरी है कि दोनों पार्टियां तैयारियां करें, वरना मामला बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है जीतने के लिए। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लालू यादव जी के परिवार के अंदर विवाद अभी भी जारी है दोस्तों। रोहिणी आचार्य ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें बिहार के एक पत्रकार से फोन पर वो कह रही है कि जब किडनी देने की बात आई तो बेटा तो भाग गया। जो लोग लालू यादव जी के नाम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोग तो झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ लोगों को किडनी जरूर दे, किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए। यानी उनसे व्यक्ति फोन पर बोल रहा था कि हम लोग भी, बल्कि लाखों लोग तो लालू यादव जी को किडनी देने को तैयार है। तो इस पर रोहिणी आचार्य फोन पर बोलती है कि अगर आप लोग लालू यादव जी के लिए किडनी देने के लिए तैयार है तो उनके नाम पर कई सारे गरीब लोग हैं जिनको किडनी की जरूरत है, जरा उसको देकर दिखाइए तब आपको माने। यानी दोस्तों ऐसा हो रहा है कि रोहिणी आचार्य के साथ में कि उन्होंने तो एक तो पिता को अपने किडनी दी और इसकी तारीफ लोगों ने की दोस्तों, लेकिन अब रोहिणी आचार्य को पहले घर से निकाला गया। उसके बाद रोहिणी आचार्य का दावा है कि संजय यादव जैसे जो राष्ट्रीय जनता दल के तथाकथित सलाहकार बन चुके हैं उनके कारण पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में रोहिणी आचार्य के समर्थन में परिवार के कुछ लोग सामने आ रहे हैं, चाहे तेज प्रताप यादव हो या फिर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता हो, जिनका मानना है कि पार्टी को बिहार के लोगों को चलाना चाहिए, हरियाणा के नेताओं को लाकर यहां पर थोपना नहीं चाहिए। ऐसे में रोहिणी आचार्य ने एक बात तो क्लियर कर दिया है दोस्तों कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर के अंदर शिखर पर ध्वज फहराने की तैयारी पूरी हो गई है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर ध्वज को फहराएंगे। इसके साथ ही मोहन भागवत भी यहां पर मौजूद रहेंगे। 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है। बटन दबाने के लिए 10 सेकंड में ही ध्वज हवा में फहराने लगेगा। केसरिया रंग का ध्वज सूरज और ओम और कोवीदार यानी अयोध्या की शाही वृक्ष जो कचनार के नाम से जाना जाता है के प्रतीक से बना हुआ है। ये सभी चिन्ह सूर्यवंश का प्रतीक है। ध्वज को वैदिक मंत्रों के साथ
सलामी दी जाएगी और ध्वज फहराते ही मंदिर के परिसर में घंटे और घड़ियाल बजने लगेंगे। वहीं पर राम मंदिर के शिखर पर मंगलवार को ध्वजा फहराकर ट्रायल शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने जल्दबाजी में लोकसभा चुनाव से पहले कर दिया था और इसका ही खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और जनता ने भाजपा को बुरी तरीके से हरा दिया दोस्तों। और अब बीजेपी के लोग झंडा फहराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता को इसकी इजाजत नहीं दी जा रही है। नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे झंडा फहराने के लिए। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और जरूरी है दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबर पहुंचेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।